हमारा जो 12th का कोर्स है बेटा, उसके अंदर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 10th की प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ ली है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इतना सबको याद ही होगा। और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। 0 किसकी होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। ठीक है ना? इतना क्लियर है? ये तो सब 10th में पढ़ चुके हो, सबको याद है। सैंपल स्पेस वगैरह सब क्लियर है? ठीक है ना? इवेंट्स के बारे में सब जानते हो। इवेंट्स आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये सब पता है। अब उसके बाद जब हम 11th में आए तो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के यूज से प्रोबेबिलिटी पढ़ी। कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करना पड़ा? जैसे कह रहा है कि भाई रेड कलर की 5 बॉल्स हैं, ब्लैक कलर की 4 बॉल्स हैं। जब तक ये कहा जाता था कि अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ऑफ रेड कलर, जब तक एक कोई भी ऑब्जेक्ट निकाला जाता था तब तक आपको कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा कहते आप 5/9। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि 2 बॉलें निकाली गई एक साथ, 2 बॉलें निकाली गई एक साथ, तो अब ऐसे केस में आप, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रेड कलर की बॉल हों, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाता है तो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 5 थे। 5 में से आपको कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 5c2 अपॉन 9c2, 5c2 अपॉन 9c2, यही किया। फेवर में कितने थे? 5। 5 में से कितने चाहिए? 2, तो 5c2 बना। टोटल कितने थे? 9। कितने निकाले आपने? 2, तो क्या बना? 9c2 बना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये निकालने का बस तरीका बदल गया, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है ना? अब इवेंट्स में बच्चों टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़े थे, वो बीच बीच में आएंगे तो मैं क्लियर करूंगा। अभी कुछ लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ये समझ के रखो कि 12th में क्या चीज है, बस इतना। तो इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? इवेंट ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या था? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट्स ए और बी, यानी ए यूनियन बी था, याद है? फिर इवेंट्स ए बट नॉट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। इवेंट बी बट नॉट ए, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट था। क्लियर है? उसके बाद पढ़े हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, याद है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है? उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सिर्फ 2 को कंपेयर करते हैं, अगर 2 का इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है तो दोनों को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट किन्हें कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा इवेंट का अगर आप यूनियन निकालो और वो सैंपल स्पेस दें तो वो क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। इतने तरह के इवेंट थे। फिर उसमें सिंपल इवेंट थे। सिंपल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो तो उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड इवेंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो 11th क्लास तक तुम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना? अब ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, बेस थ्योरम पढ़ोगे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन पक्का पेपर में आना ही है। वो केस स्टडी भी हो सकती है 4 नंबर की, ठीक है, या 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है ना? हर एक कैटेगरी में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ सकता है। एमसीक्यू तो आना ही आना है। समझ गए? क्लियर हुआ? अब समझते हैं कि भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। और पुरानी प्रोबेबिलिटी में कोई भी दिक्कत हो उसको क्लियर करना, जहां पर भी कोई चीज ना समझ में आए पूछते रहना, नहीं तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगी। इसने ज्यादातर क्या होता है कि अगर हम 10th से शुरू करें पूरा पढ़ाना बेसिक प्रोबेबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है, उतना सबको आता है। ठीक है ना? तो अब जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें बेटा, तो कहता है अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो, पहले ध्यान से सुनना, मैं कोई लैंग्वेज इसमें लिख नहीं रहा हूं। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो 1 2 3 4 5 6, और आपको जो नंबर मिल रहा है जब आपने डाई को थ्रो किया, तो वैसे तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर मिल सकता है, लेकिन उसने ये कहा कि आपको जो नंबर मिल रहा है वो लेस देन 6 है। आपको जो नंबर मिल रहा है वो लेस देन 6 है। बाई थ्रोइंग अ डाई गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, क्या वो यही होंगे? देन व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? अभी क्या बोला?
कि आपने एक डाई को थ्रो किया और आपको जो नंबर मिल रहा है वो 6 से कम है, तो आप समझ गए कि हाँ इसका मतलब डाई पे नंबर आया होगा 1 2 3 4 5, यही नंबर आया होगा डाई पे, आपने कंसीडर कर लिया। कह रहा अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की, तो क्या आप 6 के बारे में सोचोगे? 6 तो नहीं सोचोगे ना, इवन कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? अब आपके लिए जो नया सैंपल स्पेस बन गया ना, वो नया सैंपल स्पेस ये बन गया। सैंपल स्पेस पता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अब नया सैंपल स्पेस ये बन गया। कितने हो गए? 5। और इवन नंबर कितने हो गए? फेवरेबल कितने हो गए? 2। और टोटल कितने हो गए? 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/5। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट जो हो चुका है पहले वो आपको दिया जाएगा, दूसरा इवेंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को कहते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या सिंपल भाषा में समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसी बात को बेटा अगर हम प्रोसेस से करें, अब हम फॉर्मूला समझेंगे। बहुत सारी इसमें ना थ्योरम लिखी हुई हैं, कुछ वो नहीं करनी, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आपको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड समझना है, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन निकाल दोगे, ठीक है ना। अब देखो इसी को प्रॉपर वे में करते हैं। तो क्या किया जाता है कि जो एक गिवन इवेंट है और जो एक प्रोबेबिलिटी निकालने का इवेंट है, उनको दो सेपरेट इवेंट मान करके हम कंसीडर करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 6। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6। सही है, पहला इवेंट ये मान लिया बेटा। दूसरा इवेंट बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर। बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर। दोनों को सेपरेट मानना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे अभी दोनों को डिपेंड करके नहीं सोचना। शॉर्टकट ये देख लिया तुम लोगों ने, एमसीक्यू आया यही करना है। हर एक क्वेश्चन में दोनों मेथड से समझाऊंगा, ठीक है ना। शॉर्टकट भी समझेंगे और इससे भी समझेंगे, ठीक है ना। तो अब कह रहा है लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ इवन नंबर। तो ए के कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आएंगे उसे लिख लो, 1 2 3 4 5 लिख लिया। बी के कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आएंगे जल्दी बताओ। हाँ कितना आएगा? लेकिन अब इसमें 6 भी रखना है। अभी उससे इसको उस पर डिपेंड नहीं करवाना, समझ गए। ए सेपरेट बी सेपरेट, आपको दो चीज में ब्रेक कर लेना है। ए बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, बी द इवेंट नंबर इज इवन नंबर, समझ गए। अब आपसे ये कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ये वाला रीड करना सीखो। आपको ये पहले ही पता चल चुका है कि जो डाई पे नंबर आया है लेस देन 6 है। तो ए और बी में से कौन से इवेंट के बारे में आपको पता है? ए के बारे में पता है, डेफिनेट है वो बात कि भाई लेस देन 6 आया, तो इसी को कहते हैं ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आया है वो इवन नंबर है, तो ये कहता है बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए किसे मानोगे बी किसे मानोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये अरेंजमेंट करनी है कि ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड आएगा या बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड आएगा। ई और एफ माना तो ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड आएगा या एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड आएगा। अब समझ गए ना कि ये कोई ऐसे डेफिनेट नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसे कंसीडर किया है, आपने कैसे लेट किया है, ठीक है। तो जो पहले हो चुका है वो डिनोमिनेटर है और उस पर डिपेंड कर रहा है बी, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, देखो फॉर्मूला वो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस ये ध्यान रखना है कि जो यहां डिनोमिनेटर में है वही यहां डिनोमिनेटर में होना, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। अब ए एंड बी का मतलब समझो, ए और बी का मतलब समझाता हूं। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के सारे एलिमेंट है लेकिन इंटरसेक्शन के एलिमेंट नहीं है। देखो इंटरसेक्शन क्या बताता है थ्योरेटिकली, ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं थ्योरेटिकली रीड करूं तो ये कह रहा है नंबर लेस देन 6 एंड इवन नंबर। ऐसे नंबर की कलेक्शन आपको बनानी है जो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो। इंटरसेक्शन का मतलब यही है ना,
नंबर लेस देन 6 तो हमारे दिमाग में चलेगा यस 1 2 3 4 5 एंड इवन नंबर, तो कौन कौन से नंबर हुए बेटा? 6 तो नहीं हुआ ना, सही है। तो ये इसलिए इंटरसेक्शन निकाला जाता है। तो इंटरसेक्शन अपने आप उस चीज को कवर कर लेता है जो क्वेश्चन की कंडीशन है। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। ये जो दी गई है क्या है? कंडीशनल, इसलिए प्रोबेबिलिटी कौन सी बनी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनी, ठीक है ना। अब बेटा जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसमें कितने हैं हमारे पास एलिमेंट? 2। कंपेयर करना है मेन सैंपल स्पेस से, कंपेयर करना है मेन सैंपल स्पेस से। अगर हम थ्योरम के थ्रू चलते हैं तो कितना आ गया? 2/6। नीचे प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। देखो 6 और 6 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है। देखो जो आप बेटा प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे वो बेसिक सैंपल स्पेस से कंपेयर करेंगे। तो कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इंटरसेक्शन बी में? 2। टोटल कितने हैं? 6। 2/6। दूसरा 5/6, सही है ना। 5 से 6 से 6 काट दो, 2/5 आ गया। वही आप एक लाइन में आंसर कर सकते हो एमसीक्यू अगर आ रहा है तो। समझ में आ गया? तो ये जो अभी पढ़ रहे हो ये एमसीक्यू में ही ज्यादातर आता है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले का आगे यूज आएगा, तो तुम लोग फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ठीक है, चले आगे। अब बच्चों ये फॉर्मूला तो समझ लिया, अब थोड़ा सा एक नोट पर चलते हैं। क्या चीजें और याद रखनी है? क्या पता 11th का भूल गए हो, अब इन सब चीजों को समझ लो। पहला रूल हमने पढ़ा कि इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला था बेटा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट, और इसे ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। एक ही बात है, ए व्हेन ओनली ए बट नॉट बी, ठीक है ना, ओनली ए है ये। तो ये बनता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब हो गया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, जो कि होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ रूल बेटा, फोर्थ रूल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल, फिफ्थ रूल बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये करना, तो आप लोगों को याद हो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट। याद आया? इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ रूल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? अब पेपर में क्या होता है कि ये 6 तो हो गए, इन वैल्यूज को देगा और हमसे कैसे पूछा जाता है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेवेंथ रूल। जैसे कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी नॉट इज ऑलरेडी अकर्ड, कहते हैं इसकी वैल्यू बता दो ए नॉट एंड बी नॉट की। अभी लिखो मत, ध्यान समझो। नॉट का मतलब ऊपर बार भी लगा सकता है, लाइन लगा दे, एक ही बात है, चाहे डॉट डैश लगा दे या लाइन लगा दे। तो पहले इसको प्रॉपरली लिखो, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब इसको अप्लाई कर दोगे यहां पर,
ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और जो ये पी बी नॉट है इसको लिख दिया 1 माइनस पी बी, करेक्ट है। और इसे फिर क्या चेंज कर दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। अब ए और बी गिवन होंगे, इंटरसेक्शन गिवन होगा, यूनियन निकल जाएगा, सीधा माइनस करके आंसर कर। ज़्यादातर पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है, जो अभी हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ, जल्दी से नोट करो फिर चलता हूं आगे। अब आओ बच्चों पेज नंबर 409, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको कह रहा है कि इफ पी ए इज 7/13, probability of A is 7/13 and probability of B is 9/13 and probability of A intersection B is equal to 4/13। हमें चाहिए बेटे probability of A when B is already occurred। अब इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूले का क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन ही है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, A when B is already occurred, ये बन गया probability of A intersection B अपॉन क्या हो गया बच्चों, PB। तो A intersection B की वैल्यू कितनी है और PB की वैल्यू कितनी है, 9/13। ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 4/9। क्लियर है ना, यहाँ तक आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल कहता है बच्चों, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। ठीक है ना, कह रहा है एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो पहले तो सैंपल केस बना लो। अगर 2 बच्चे हैं तो जितनी पॉसिबिलिटीज है ना उन सब पे सैंपल स्पेस बनाया जाता। हो सकता है दोनों बॉय हों, बी और बी, ठीक है, एक बॉय और एक गर्ल हो, एक गर्ल और एक बॉय हो। अब ये बनाने की क्या जरूरत थी, तो एक ही बात है, जल्दी बताओ, बी और जी, जी और बी, क्यों बनाए इसे, अकॉर्डिंग टू बर्थ। इसलिए ये भी जरूरी है कि जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब बनानी। अगर आपने कहा बी जी तो इसका मतलब एल्डर बॉय हो गया, यंगर गर्ल हो गई, और अगर जी बी किया तो कर हो गया। समझ गए, ठीक है, समझ गए, या जी और जी, समझ गए। ऑल पॉसिबिलिटी का मतलब बेटा हर तरीके से सोचना पड़ता है। और क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कुछ नया आएगा तो बहुत जल्दी सोच पाओगे, ये कि जितनी प्रैक्टिस करके रखोगे, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि आप जब सब प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे ज्यादा कोई कुछ ज्यादा डिफरेंट कर ही नहीं पाता है, ठीक है ना। अब इसने आगे आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है कि what is the probability both the children are boys given that at least one of them is a boy। देखो पहले हम इसको बिना कॉन्सेप्ट के कर लेते हैं। कह रहा है ये दिया गया कि कम से कम एक जो बच्चा है वो लड़का है, एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय। तो अब मुझे ये पता चल गया कि कंडीशन क्या है, क्या ये तीनों ही कंडीशन है, हाँ हाँ। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों लड़के हों, तो अब दोनों लड़के हों, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सोचो, 1/3, क्योंकि अब नया सैंपल स्पेस ये बन चुका है जो गिवन था हमें, आंसर आ गया 1/3। चेक करो, ये इसका शॉर्टकट है, कुछ नहीं करना, सही है। एमसीक्यू आएगा तो हम ऐसे करेंगे ना, हर बात थोड़ी लिखेंगे। तो अब जैसे मैं लिख दूं लेट ई बी द इवेंट, अब लिखूं या समझ जाओगे, ये लिख दूं, ऐसे सैंपल स्पेस लिखूंगा, चल जाएगा ना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने की जरूरत नहीं कि ई ये इवेंट है, ऐसे बता दूंगा समझ जाओगे तुम लोग, है ना। ई इवेंट क्या हो गया बेटा,
कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, और एफ इवेंट ले लेता हूं, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ये हो गए, यही बनेंगे ना। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बच्चों, बी और बी। अब हमें चाहिए, बताओ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड चाहिए या एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड चाहिए? हाँ, ई इज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन ई में कितना है 1, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/4, और नीचे कितना लिखना पड़ेगा 3/4। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1/3। कुछ मुश्किल? इजी है ना, ऐसे करने कुछ, ठीक है। अब इसके चक्कर में पढ़ोगे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई जरूरत ही नहीं हमें, वो हम सॉल्व कर लेंगे जब आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 पर, बढ़ाऊं? एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 10 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो सैंपल स्पेस पता चल गया, क्या रहेगा सैंपल स्पेस, है ना। 10 कार्ड पे हमने नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बड़े हो तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती सैंपल स्पेस, आ गया। उसके बाद कह रहा है कि मिक्स्ड अप थॉरली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, 10 में से कोई एक कार्ड निकाला जा रहा है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, जो नंबर आ रहा है कार्ड पर वो 3 से बड़ा है, 3 इंक्लूड नहीं होगा ना, मोर देन 3, मोर देन इक्वल टू 3 कहता तो 3 इंक्लूडेड। तो क्या कंडीशन पता चल गई, क्या गिवन है। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अब बेटा कंडीशन कहां पर है, यहां से यहां तक है। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर है, कौन कौन से नंबर पिक करोगे, 1 2 3 और 4, क्या 1/2, चेक करो आंसर, देखो आ रहा है 4/7 आ रहा है, 7 हो रहे हैं ना, 2 2 4 2 6 7 ही तो हो रहे हैं, सही है। तो आंसर क्या हुआ 4/7 हो गया। अब इसी बात को लिखें तो ए बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर मोर देन 3, 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट है बेटा। बी बी द इवेंट इवन नंबर, इवन नंबर कहां से शुरू करोगे, जी नहीं बिल्कुल गलत है, 2 4 6 8 10, अभी तो हम उससे कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, तो सारे इंक्लूड इंडिपेंडेंट लेने हैं ना दोनों को। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा 4 6 8 10, सही है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड आएगा, ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, सही है। तो क्या बना अपॉन बी ए। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, तो कितना लिखना होगा 4/10, शाबाश। नीचे 7/10, 10 से 10 काट दिया, 4/7 आ गया, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आ गया, ये था एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 4। कोई डाउट तो नहीं लग रहा सबको, बहुत सिंपल है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, अब ये क्वेश्चन और अच्छा समझने वाला है, ध्यान से समझना। देखो इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, स्कूल में कुल कितने हैं, 1000 बच्चे हैं। अभी लिखना मत साथ साथ, पहले इस बात को पूरा समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, समझ गए टोटल, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 कितनी है लड़कियां हैं, ठीक है। और बाकी क्या हो गए, ठीक है ना,
लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो रहने दो। वैसे होंगे कितने हैं? 470। कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त है भाई? ठीक है, 570 हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12th। यानी 10% किस में होगा? 430 का, है ना? 430 का कितना हो गया बेटा? 12th क्लास में कितने पहुंच गए? 43, है ना? हाँ, 10% निकाल लिया 430 का, 43 तो हुआ। सही है जी। आगे बढ़े। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली इन क्लास 12th। कह रहा है एक बच्चा सिलेक्ट किया गया और वो क्लास 12th का था। अभी ये तो ये नहीं बता रहा कि वो स्टूडेंट गर्ल है या बॉय है, एक बच्चा सिलेक्ट किया गया 12th में से। गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये हमें पता है कि जिस बच्चे को सिलेक्ट किया वो एक लड़की है, वो एक लड़की है। तो सबसे पहली बात हमें क्या गिवन है? हमें ये बात गिवन है कि ये 430 में से एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया। उसने यही तो बोला ना। अब 430 में चाहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 12th क्लास तक की कोई भी लड़की हो सकती। इट इज गिवन दैट, ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग लगती है वाली लैंग्वेज। कह रहा है चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, ठीक है, एंड व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट शी स्टडी इन क्लास 12th। ऐसा नहीं लिखा, थोड़ा सा और मुश्किल करके लिख दिया गया, है ना? कह रहा व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th। कह रहा रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया, वो क्लास 12th में था, और ये हमें गिवन है कि वो एक गर्ल स्टूडेंट है, वो एक गर्ल स्टूडेंट है। अब दोनों चीजें मिक्स करो। स्टूडेंट क्लास 12th में होना चाहिए और वो एक लड़की होनी चाहिए। तो बताओ कितने इवेंट हैं ऐसे? स्टूडेंट क्लास 12th का होना चाहिए और वो एक लड़की होनी चाहिए। 43 हो गए। यही तो होंगे ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्लास 12th में भी है और वो एक लड़की भी है। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो, हमारा सैंपल स्पेस कितना हुआ? अब नहीं, 430 हुआ। गिवन दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल स्टूडेंट, 430 हमारा सैंपल स्पेस हुआ। अब उसमें से 12th की बच्ची होनी चाहिए 43। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 43/430। आंसर 1/10। चेक करो, है ना? अब इसको बेटा ऐसे सेट्स में तो लिख नहीं सकते, तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 1000, करेक्ट है। लेट ए बी द इवेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th। मान लो ये पहले लेट करो, ये नहीं लिखोगे क्लास 12th गर्ल, गलत हो जाएगा। लेट ए बी द इवेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th, ये मैं लिख देता हूं। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ए इवेंट ऐसे किया, स्टडी इन क्लास 12th, स्टडी इन क्लास 12th, ठीक है, समझ गए? लेट द इवेंट्स ऐसे ऊपर लिख दिया, लेट द इवेंट्स, फिर ए और बी और उसके सामने डिफाइन कर दिया। ये भी कर सकते हो, कर लोगे ना? ठीक है, वो आप लोग देख लोगे कैसे डिफाइन करना है। यहां मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख सकते हो, लेट द इवेंट्स, फिर ए लिखा और बी लिखा। बी को क्या लिखूंगा मैं? सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, ठीक है, ये मैंने बी ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बताओ कितना होगा, पहले ये बात बताओ। ये हमें नहीं पता। उसने कहा सिलेक्टेड स्टूडेंट क्लास 12th में, हमें ये नहीं पता क्लास 12th में कितने बच्चे हैं, तो चलो इसको छोड़ दो, देखते हैं बाद क्या होगा। अब बी में बताओ बच्चों कितने होंगे, बी में बताओ। स्टूडेंट सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी कहां हो रही है? अभी सैंपल स्पेस चल रहा है, 430, ये होगा ना। इस पे भी ध्यान देना है, शॉर्टकट तो कर ही ले रहे हो, मान लो 2 नंबर का आ गया तब नहीं करना वैसे, ठीक है ना? ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है बेटा? बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड या ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड? पक्का? सोचो थोड़ा,
परेशान कर गया ना ये क्वेश्चन। ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, उसने कहा कि हमने एक बच्चे को सिलेक्ट किया, वो क्लास 12th में था, गिवन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल। समझ गए? तो क्लास 12th का निकालना है, और ये मुझे पता है कि जो सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट था वो एक लड़की थी, तो यानी ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपको चाहिए। तो बच्चों एक चीज देखो कि जब ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो क्या ए की जरूरत पड़ेगी हमें? ए की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो इंटरसेक्शन की जरूरत है। नीचे पी बी आ जाएगा, बी है ही हमारे पास, है ना? तो जरा ए इंटरसेक्शन बी बताओ। अब नंबर, इसीलिए मैंने कहा इसको पढ़ना भी आना चाहिए। देखो, स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th एंड स्टूडेंट इज अ गर्ल। कितने ऐसे लोग हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? फिर प्रोबेबिलिटी निकालने लग गया। 43 बस, यही तो चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, यही तो समझने वाला। अब तक तो गेम ऐसे ही थी, बड़े खुश थे तुम लोग, थोड़ा इसको भी तो समझो, है ना? कितना आ गया? 43, ये आ गया हमारे पास। अब निकालो ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये बना ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। एक मिनट बच्चों, ठीक है? तो क्या किया हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड क्या बना? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सही है? और आगे ए इंटरसेक्शन बी में कितने थे? 43 थे। टोटल कितने लेने पड़ेंगे? 1000। 430 अपॉन 1000, 1000 से 1000 काट दो, आंसर 1/। और वही हमने एक लाइन में भी कर लिया था। ठीक है, चलें आगे। अगला एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ। चलो ये तुम लोग कर दो 5 जल्दी से, 5 और 6 जल्दी से कर दो तुम लोग। बुक ले ले ये वाली। रुको मैं समझाता हूँ, थोड़ा ये बड़ा लग रहा है ना तुम लोगों को, रुक जाओ। एग्जाम्पल कौन सा है ये बेटा? 6 और अच्छा 5 कर लिया, 5 ही है ना डाउट? तो अभी पहले एग्जाम्पल नंबर 5 कर। देखो 5th एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया। एक डाई को अब ध्यान से पहले समझ लो, लिखना मत साथ साथ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा समझने की है। एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया, तो आपको 3 बार का मतलब है 6 की पावर 3, 2 बार का मतलब है 6 की पावर 2। 3 डाई को एक बार थ्रो करना या एक डाई को 3 बार थ्रो करना, प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है ना? इनको अभी हम समझेंगे कि इन प्रोसेस के क्या फायदे होते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है? एक डाई को 3 बार या 3 डाई को एक बार? एक डाई को 3 बार, ठीक है ना? थ्रो किया गया, चलो जी थ्रो कर दिया, तो यानी 6 की पावर 3, टोटल सैंपल केस उतने ही बनेंगे। तो आपको कोई 216 केस नहीं बताने। एनएस कितना आ गया? 216। ए इवेंट क्या बोल रहा है बच्चों? ए इवेंट कह रहा है 4 ऑन थर्ड थ्रो, यही बोल रहा है ना, 4 ऑन थर्ड थ्रो। अब ऐसे कितने केस बन सकते हैं, एक अंदाजा लगाओ। 114, ऐसे करके आप चले गए 164। ठीक है, ऐसे ही फिर शुरू करोगे 214, 224, और ऐसे करके आप पहुंच गए 264, 264। मुझे आप बताएंगे कि यहां कितने एलिमेंट बनेंगे? 1 2 3 6 कॉलम हो गए। रो कितनी बनेंगी बेटा? 6, यानी 614, 624, और अब पहुंच गए आप 6
ऐसे बनाया जाता है। तो NA में 36 केस बन गए। अंश यहां ध्यान दो, समझ में आ रहा है? NA में कितने बन गए? 36। इसके बाद अब आ जाओ, बी इवेंट क्या बताता है? फर्स्ट इज 6, सेकंड इज 5। अब इसके केस समझ लो। अब हमारा जो बी इवेंट है वो कह रहा है कि पहले थ्रो पर तो 6 आए, दूसरे थ्रो पर 5 आए, बाकी 1 2 3 4 रैंडमली कुछ भी आए। 2 फिक्स कर दिए इसने। देखो 6 5 1, 6 5 2, अच्छा जी 6 5, ओके 6 5 5, 6 5 6, सही है, ये आ गया। करेक्ट है ना? यहां तक सही है। अब क्या मांग रहा है हमसे? बी वेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड या ए वेन बी? ये हमसे मांग रहा है। तो बच्चों इंटरसेक्शन चाहिए। तो जब इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो कभी इस पे मत सोचो इतने बड़े पर। आपको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन को ऐसे पढ़ना सीखो कि 4 ऑन थर्ड थ्रो, 6 एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो। तो कौन से ऐसे इवेंट है जो इस बात को सेटिस्फाई करे? बस एक ही इवेंट तो है। एंड का मतलब ये, इंटरसेक्शन का मतलब कि भाई वो ऑर्डर्ड पेयर उठाओ जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करता हो, कि 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, 5 ऑन सेकंड थ्रो एंड 4 ऑन थर्ड थ्रो। इसके अलावा कुछ हो सकता है कॉमन? वैसे भी देख लो, कुछ मत सोचो तब भी कि भाई 4 ऑन थर्ड थ्रो, यहां सब जगह 4 है, कॉमन क्या आ सकता है? वही आ सकता है जहां थर्ड थ्रो 4 हो। निकल गया बाहर। तो अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करो तो क्या आ गया? 6 5 4 आ गया। क्लियर है? अब क्या निकालना है मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या होगा? 1 अपॉन 216, डिनोमिनेटर 6 अपॉन, यस कैंसिल आउट होगा, खत्म हो गया। कुछ समझ गए? अब कोई डाउट तो नहीं? कैसे सर्च करना, सब क्लियर? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार एक और करना था क्वेश्चन यार, 7th 6 तो घर से कर लोगे, चलो कोई बात नहीं। एक काम करना, तुम लोग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना और एक क्वेश्चन छोड़ देना है आपको। कर सको तो ट्राई करना, पूरी एक्सरसाइज करनी है तुम्हें। वैसे मेरी तरफ से छोड़ सकते हो आप, बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ करके बाकी सारे करने 1 to 14, ठीक है? और सारे जरूर करके आने हैं, ठीक है? चलो।